चलो, नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप लोगों का समर्पित पीसीएस एकेडमी के इस यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों, भारतीय अर्थव्यवस्था की आज हम लोगों की पहली क्लास है। आगामी परीक्षाओं को ध्यान में रखते हुए यहाँ आप लोगों को जो बेसिक कॉन्सेप्ट होते हैं, इकोनॉमिक्स के बेसिक कॉन्सेप्ट को लेकर जो जो टॉपिक उसमें आते हैं, आप लोगों को उन पर अध्ययन कराने का प्रयास करेंगे। इसी कड़ी में आज हमने आरबीआई को लिया है। आरबीआई के बारे में आप लोगों को विस्तृत जानकारी दी जाएगी। आरबीआई जो ये हमने टॉपिक स्टार्ट किया है, या एक से अधिक पार्टों में भी हो सकता है। ठीक है दोस्तों, तो आइए देखते हैं। आरबीआई की स्थापना यंग हिल्टन कमेटी की सिफारिश पर 1 अप्रैल 1935 को की गई थी। भारत शासन अधिनियम 1935 में भी केंद्रीय बैंक का प्रावधान था। उसी की तर्ज पर इसकी स्थापना की गई थी। स्थापना के समय से लेकर आज तक आरबीआई केंद्रीय बैंक के रूप में कार्य कर रहा है। इसका राष्ट्रीयकरण की बात की जाए तो इसका राष्ट्रीयकरण 1 जनवरी 1949 को हुआ था। इसने कुछ समय तक पाकिस्तान और बर्मा देश के लिए नोट निर्गमन का कार्य भी आरबीआई ने किया है। अगर बात आरबीआई के कार्यों की करते हैं तो आरबीआई के कार्यों को मुख्य रूप से 2 भागों में बांटा जा सकता है। नंबर 1 के अंतर्गत नोट निर्गमन का कार्य 2 रुपये व उससे अधिक मूल्य के नोट का निर्गमन आरबीआई द्वारा किया जाता है, जबकि 1 रुपये के नोट पर हस्ताक्षर तो वित्त मंत्री के होते हैं, लेकिन 1 रुपये की नोट और 1 रुपये के सिक्के पर 1 रुपये के नोट व 1 रुपये के सिक्कों को जारी करने का अधिकार आरबीआई को प्राप्त होता है, जबकि 2 रुपये से लगाकर 2000 रुपये तक के नोट पर हस्ताक्षर आरबीआई गवर्नर के होते हैं। इसी के अंतर्गत आरबीआई मिनिमम रिजर्व सिस्टम के तहत नोट जारी करता है। मिनिमम रिजर्व सिस्टम के तहत आरबीआई नोट निर्गमन का कार्य करता है, किंतु इसके तहत आरबीआई को 200 करोड़ रुपए मिनिमम रिजर्व रखने होते हैं अपने पास। जैसे 200 करोड़ रुपए आरबीआई नियमन रिजर्व के तौर पर रखता है, उसमें 115 करोड़ रुपए गोल्ड के रूप में, जबकि 85 करोड़ रुपए अदर असिस्टेंट्स के रूप में अपने पास सुरक्षित रखना होता है। बैंकों की विनियामक संस्थाएं या बैंक क्षेत्र के लिए नियम विनियम बनाता है और उन्हें लागू करवाता है। अर्थात आरबीआई बैंकों की विनियामक संस्था के रूप में बैंकिंग क्षेत्र के लिए नियम भी बनाएगा और उन्हें किस तरीके से क्रियान्वित करना है वो भी आरबीआई द्वारा निश्चित किया जाता है। बैंकिंग क्षेत्र के विकास की जिम्मेदारी भी आरबीआई के पास है। यह भारत सरकार के लिए सभी प्रकार के घरेलू ऋणों की व्यवस्था करता है। 2016 में सरकार ने वित्त मंत्रालय के अंतर्गत पब्लिक डेबिट एजेंसी का गठन किया, जो एक अस्थायी निकाय है। इसके अंतर्गत पब्लिक डेबिट एजेंसी का पब्लिक डेबिट मैनेजमेंट एजेंसी के रूप में भारत सरकार के लिए यह सभी प्रकार के ऋणों की व्यवस्था वर्तमान समय में कर रहा है। आरबीआई विदेशी मुद्रा भंडारण और संरक्षण का कार्य करता है। आरबीआई का एक प्रमुख कार्य साख नियंत्रण का होता है, अर्थात मुद्रा का नियमन करना
आरबीआई के प्रमुख कार्यों में से एक है। कृषि वित्त की व्यवस्था भी आरबीआई द्वारा की जाती है। इसका दूसरा कार्य विकास संबंधी कार्य होते हैं, अर्थात बहुत से ऐसी योजनाएं होती हैं जिसमें आरबीआई द्वारा जो संरक्षित राशि रखी जाती है उसी के अंतर्गत कार्य किए जाते हैं। साख नियंत्रण का कार्य आरबीआई दो तरीकों के माध्यम से करता है। पहला मात्रात्मक उपाय जिसे क्वांटिटेटिव मेजर्स कहते हैं, जबकि दूसरा गुणात्मक उपाय जिसे क्वालिटेटिव मेजर्स कहते हैं। मात्रात्मक उपाय के अंतर्गत पहला आता है बैंक रेट। क्वेश्चन सीधे तौर पर भी पूछ लिया जाता है कि बैंक रेट इसमें से किसे कहते हैं। उसमें साफ तौर पर दिया होगा कि वह ब्याज दर जिस पर आरबीआई बैंकों को दीर्घकालीन ऋण उपलब्ध करवाता है उसे बैंक रेट कहते हैं। इसे एक अन्य नाम पैनल रेट के नाम से भी जानते हैं, क्योंकि जो बैंक आरबीआई के नियमों का पालन नहीं करते हैं उन्हें उससे आरबीआई यह ब्याज दर वसूल करता है। दूसरा कैश रिजर्व रेशियो CRR। इसके अंतर्गत सभी बैंकों को अपनी कुल देयताओं का एक निश्चित प्रतिशत, समझ रहे हैं दोस्तों, सभी बैंकों को अपनी कुल देयताओं का एक निश्चित प्रतिशत आरबीआई के पास जमा करना होता है, जिस पर आरबीआई ब्याज नहीं देता है। ध्यान रखना, CRR पर आरबीआई ब्याज नहीं देता है। यह फंड इससे जो एकत्र होता है वह आपात स्थितियों के लिए सुरक्षित रखा जाता है। SLR को स्टेटरी लिक्विडिटी रेशियो कहते हैं। इसके अंतर्गत सभी बैंकों को अपनी कुछ देयताओं का एक निश्चित प्रतिशत तरल परिसंपत्तियों के रूप में रखना होता है। वर्तमान समय में SLR 18.50% है। सभी बैंकों को अपनी कुल देयताओं का एक निश्चित प्रतिशत सरकारी प्रतिभूतियों में निवेश करना आवश्यक है। धन्यवाद। आज बस यहीं तक। अगली क्लास में हम लोग LAF, रेपो रेट, MSF रेट, OMO क्या होता है इसके बारे में विस्तृत जानकारी प्राप्त करेंगे। तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।